Hello students, myself Rajesh Kokriti from Become Classes. Today we will discuss about the chapter Heredity and Evolution, class 10th Biology. आज का हमारा टॉपिक रिलेट करता है जेनेटिक्स से, जिसमें हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसको इस वीडियो में मैं हेरिडिटी के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा, जिसमें हमारा हेरिडिटी, वेरिएशन, जीन, क्रोमोजोम्स, डीएनए, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है और सारी टर्मिनोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हेरिडिटी. हेरिडिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमारा क्लियर होना चाहिए जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मीन्स इट इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की एक फील्ड है, इसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की. अब बात आती है टर्म हेरिडिटी. तो हेरिडिटी टर्म जो आई है वो आई है आपकी जेनेटिक्स से. और हेरिडिटी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला गया है जिस प्रोसेस के अंतर्गत ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इसमें ट्रेट क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहे हैं. इस प्रोसेस को नाम दे दिया हेरिडिटी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ टू कैरेक्टर और ट्रेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा कैसा पॉसिबल है. तो एक प्रोसेस है लिविंग क्रिएचर में जो नेचर द्वारा मिली है, रिप्रोडक्शन की. तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कैरेक्टर और ट्रेट ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. हम कह सकते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में. तो रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग जानते हैं मेनली टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अब एक पेरेंट जब इसमें इन्वॉल्व है तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो आपका है, आप उसका जेनेटिक देखिए, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और जो जेनेटिक मटेरियल जो डिवाइड हो रहा है फ्रॉम सिंगल पेरेंट का ही डिवाइड हो रहा है. फिर बात आती है हमारी कि नो मेजर चेंजेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ज़्यादा वेरिएशन देखने को हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं मिलता, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, कोई चेंज नहीं है. वो डिवाइड होता है, 1 से 2 में मल्टीप्लाई होता है और बाकी उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर, कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण उसमें कुछ स्लाइटली क्या कहते हैं वेरिएशन देखने को मिलती है, माइनर वेरिएशंस, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं. तो ये तो था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इसमें हम बात जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं तो हमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता है. इसमें 2 सेक्स, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल. मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स सच एज स्पर्म, जिसे सच एज क्या स्पर्म ही करता है, स्पर्म. और इसमें जो कि मैंने एन लिखा हुआ है, मीन्स हाफ सेट ऑफ स्पर्म हैविंग अ हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अपने पास कंटेन करता है. इसी तरह से फीमेल जो है ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स सच एज ओवम और एग. ये भी अपने पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स रखता है. फीमेल अपना मैटरनल फैमिली को बिलोंग कर रहा है. आप मेल में देख लें फादर की पैटर्नल फैमिली को बिलोंग कर रहा है. बोथ आर फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं. ये जो एन और एन है दोनों ही क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ होके 2n बन रहे हैं. ये देखिए जाइगोट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 2 जनरेशन जेनेटिक मटेरियल आ रहे हैं अलग अलग फैमिली से, और वो जब फ्यूज़ हो रहे हैं तो एक नया वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशंस देखने को हमें इसमें अकर्ड होते हैं. तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएशन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन. क्यों मैंने वेरिएशन टर्म इंट्रोड्यूस करा ही दी आपको, तो तब भी मैं एक बार डेफिनाइज कर देता हूँ. एनी डिफरेंसेस इन ट्रेट और बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, किसी भी प्रजाति में जो हमें कैरेक्टर में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, वो उसका कारण क्या हो सकता है, कॉज्ड आइदर थ्रू जेनेटिक रीजन भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है. इस तरह के जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं किसी पॉपुलेशन के बीच में, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हाइट हो गया, कलर ऑफ आइज हो गया, साइज ऑफ द नोज या शेप ऑफ द नोज एंड चिन आप देख लें, कलर ऑफ द हेयर. सो मैनी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो वेरिएशन शो करते हैं. आप जनरली एक क्लास, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, आप क्लासरूम में देखते हैं कितने सारे बच्चे बैठे रहते हैं. उन सब बच्चों के अगर हम सारे कैरेक्टर्स को, जो आउटर फीचर्स हमें दिख रहा है, उसको ऑब्जर्व करें तो सब में बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन. अब बात आती है वेरिएशन आता कैसे है, किस वे में आता है. तो देखिए टाइप ऑफ वेरिएशन. फर्स्टली टाइप ऑफ वेरिएशन आप देखेंगे जर्मिनल वेरिएशन एंड सोमैटिक वेरिएशन. जर्मिनल वेरिएशन की जब हम बात कर रहे हैं, ये हेरिटेबल होते हैं, ये 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन में पास होते हैं. दूसरा हम बात कर रहे हैं कॉज बाय अ डिफरेंसेस इन द नंबर और स्ट्रक्चर और जीन और क्रोमोजोम्स. इनकी ये वेरिएशन कब अकर्ड होते हैं, जब आपको अंतर दिखे नंबर में. देखिए पहले n था, मैंने बताया मदर से n आया, फादर से n आया, बेबी जो बना वो 2n है. तो दोनों में नंबरों में अंतर आया क्रोमोजोम्स में. तो इस तरह से क्रोमोजोम्स में, जीन्स में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो जर्मिनल वेरिएशन के कारण ही मिलता है.
तो ये पूरी तरह से हेरिटेबल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। जैसे कि कलर ऑफ द आई, हाइट इन द पॉपुलेशन, एग्जाम्पल मैंने मेंशन करे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो ये सब वेरिएशन हमारे जर्मिनल वेरिएशंस कहलाते हैं। ऐसा होता है सोमेटिक वेरिएशन को आप समझें। सोमेटिक वेरिएशन जो है, जो रिप्रोडक्शन, जर्म सेल से इनका कोई लेना देना नहीं, तो रिप्रोडक्शन में इनका कोई मतलब नहीं है, ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। लेकिन ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, कोई भी क्लाइमेटिकल जैसे फूड सप्लाई हो गया, आपका इंट्रैक्शन हो गया अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इस तरह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल है, उस पर प्रभाव पड़ता है, और उसमें क्या होता है, ड्यू टू द इन्वायरमेंट के कारण उसमें चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, तो उसे हम सोमेटिक वेरिएशन बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वेरिएशन हुआ। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में अगर आप देखिए, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको धीरे धीरे इस तरह से समझा सकता हूँ कि दोज वेरिएशन कॉन्टिन्यू टू बी इनहेरिटेड। जो वेरिएशन, जो परिवर्तन लगातार इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, बाय ऑफस्प्रिंग फॉर अ सेवरल जनरेशन। ऑफस्प्रिंग उसको ले जा रहा है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गया, उस ऑफस्प्रिंग से उसके पेरेंट ऑफस्प्रिंग में गया, इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द सक्सेसिव जनरेशन। और एक सक्सेसिव जनरेशन में वो वेरिएशन क्या, धीरे धीरे जाते जाते क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है। और एक्यूमुलेट होने के बाद क्या हो रहा है, पास ओवर द मोर एंड मोर इंडिविजुअल ईच जनरेशन। और प्रत्येक जनरेशन अपने उस कैरेक्टर को पास कर रहा है, और वो कैरेक्टर जिस तरह से फादर, फाइनली वो क्या हुआ, वो कैरेक्टर परमानेंट हो गया, बिकम अ परमानेंट कैरेक्टर बन गया। आप देख सकते हैं, बिकम अ परमानेंट कैरेक्टर बन गया। देखिए यहाँ मेंशन करा हुआ मैंने, एंड देयर जीन एक्सप्रेस, वो अपने जीन को फ्यूचर जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। इसको एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे एक हमने बैक्टीरियल पॉपुलेशन ले ली, हम जानते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली। सपोज वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन, उस पॉपुलेशन में एक ऑफस्प्रिंग ने या कुछ ऑफस्प्रिंग ने उन्होंने कुछ वेरिएशन शो करी, ड्यू टू विच द इट कैन टॉलरेट अ लिटिल हायर टेम्परेचर। वो पहले ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली मोर टेम्परेचर में क्या सर्वाइव किया कुछ बैक्टीरिया स्पीसीज ने। फिर वो कैरेक्टर उस स्पीसीज ने क्या किया, अपनी आगे की जनरेशन को पास किया। तो इस तरह से उसने सक्सेसिव जनरेशन में अपने इस कैरेक्टर को पास करता चला गया। फिर उसने कुछ समय बाद देखा कि वो जो वेरिएशन है वो आपका परमानेंट हो गया, वो वेरिएशन आपका परमानेंट हो गया। और वो परमानेंट होने के साथ साथ बैक्टीरिया स्पीसीज में एक कैरेक्टर डेवलप हो गया जो उसके जीनोटाइप शो करने लग गया। वो कैरेक्टर है कि वो हाई से हाई टेम्परेचर में भी टॉलरेट कर रहा है। तो बैक्टीरिया की एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिनेशन हो गया, उत्पत्ति हो गई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो एक जीन था, जो ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण क्या हुआ, चेंजेस स्पीसीज में देखने को मिला, एक वेरिएशन क्रिएट हुआ, वो वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ और जीन में परमानेंट हो गया, और जीन उसे एक्सप्रेस कर अपनी आगे की जनरेशन में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन। एक टॉपिक मैंने इसमें मेंशन करा हुआ है, आप नोट्स में देख सकते हैं। इसमें टू इंक्रीज द चांस ऑफ अ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तो जो भी स्पीसीज़ है वो क्या करती है, उस इन्वायरमेंट के साथ क्या करती है, स्ट्रगल करती है और अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करती है। तो इस कारण उसमें वेरिएशन शो करती है। तो इससे बोला क्या है, हाँ, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कोई भी स्पीसीज़ ज़्यादा वेरिएशन शो करती है, तो इसका मतलब वो इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल कर रही है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए अपने आप को क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो वेरिएशन के सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले क्रोमोजोम्स, डीएनए, जीन। सरलता से देखा जाए तो तीनों एक ही चीज़ है, न्यूक्लियस के अंदर है, कंडेंस फॉर्म, डीएनए की कंडेंस फॉर्म हम बोल सकते हैं। तो फर्स्टली हम पहले डिस्कस करेंगे क्रोमोजोम्स के बारे में। क्रोमोजोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमें अकर्ड होता है। इसका जो लोकेशन है विद इन द सेल, विद इन द न्यूक्लियस, विच कैरी अ जीन। ये अपने पास जीन कैरी करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। अगर क्रोमोजोम्स को हम हर जनरली स्टडी करें तो हम देखें नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स हैं डिफरेंट स्पीसीज में क्या है, अलग अलग है। मैंने 3 स्पीसीज यहाँ मेंशन करी है। ह्यूमन का जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46। एंड मैंने ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई जो आपकी है, ये अपने पास रखती है 8 पेयर ऑफ
8 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, इट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो गए इसके 16 क्रोमोजोम्स हो गए। ऐसे मेज में देखेंगे, मेज में हमारे 20 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स अकड़े मिलते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आपके 40 हो गए। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की, तो मैंने क्रोमोजोम्स सबको क्लियर कर दिया कि हर स्पीसीज में क्रोमोजोम्स की संख्या अलग है, उससे क्या निर्धारित होता है कौन सी स्पीसीज क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से हम स्पीसीज को डिस्टिंक्शन को समझने के लिए क्रोमोजोम्स की संख्या को भी आधार बना सकते हैं। अब बात आती है, दो टर्म हमारे पास है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ये दोनों हमारी क्रोमोजोम से रिलेट करती हैं। हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा एन, स्मॉल एन से करते हैं। इट्स मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। और डिप्लॉइड में अगर आप ध्यान से देखें, डिप्लॉइड 2n से करते हैं, इसमें क्या है, फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स आपका आता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन का ले लूँ, मैं बोलूँ 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स n, ये हैप्लॉइड है, और 46 या बोलूँ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स बोलूँ, वो 2n को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये था पे क्रोमोजोम्स का। बात आती है डीएनए की। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। दे आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए। और जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका फुल एब्रिविएशन आप देख लें, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका जो कंपोजिशन अगर आप शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, ये शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से, फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। ये भी न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोजोम्स में इम्बीड होता है। अब बात आती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। डीएनए का जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मेन फंक्शन है कि इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कोड करना फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए। और डीएनए कैरी करता है अपने पास जीन, एंड जीन कैरी द कोडेड इंफॉर्मेशन, और जीन अपने पास कोडेड इंफॉर्मेशन को रखता है। वही इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। जैसे माना किसी फैमिली में फादर का कलर, आई कलर ब्राउन है, और उसके ही बेबी का कलर आप देखें तो वो भी उनकी फैमिली में ब्राउन कलर दिखता है डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में। तो वो कलर क्या, वो कैरेक्टर ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, वो डीएनए के अंदर जो जीन लगा हुआ है, जीन उस इन्फॉर्मेशन को कोड करके रखता है, उसका आई कलर को वो फ्यूचर जनरेशन में उसे पास कर रहा है, वो कैरेक्टर वहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। नाउ अब लास्ट हमारे इसमें आता है जीन यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोजोम्स विच गवर्न द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। जीन, हाँ, जीन में मैंने बोला यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोजोम। जीन भी हम बोले, इसको डिफाइन करेंगे जीन को, तो हम बोले क्रोमोजोम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है जीन। और जीन क्या करता है, विच गवर्न द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। एक जीन एक प्रोटीन कोड करता है, एक प्रोटीन बनाता है, और एक प्रोटीन किसके लिए, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वन जीन कोड वन स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो इसको सरलता समझ सकते हैं, क्रोमोजोम्स में डीएनए है आपके लगे हुए, डीएनए में जीन है, और जीन कैरी करते हैं कोडेड इन्फॉर्मेशन। और ये जो कोडेड इन्फॉर्मेशन जीन में होती है, एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा, और एक प्रोटीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो जीन ऑलवेज, हमेशा जब काम करते हैं, वर्क करते हैं इन पेयर, ये पेयर में होते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जेनेटिक्स में जो करेंगे इन्हें अल्फ़ाबेटिक लेटर से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है मैंने, जीन ऑफ टॉलनेस को कैपिटल टी से किया जा रहा है, और जीन ऑफ ड्रॉफनेस को स्मॉल टी से किया जा रहा है। तो 2 फॉर्म है यहाँ पे, जिससे आप से एक ही सेम जीन की 2 फॉर्म है। जो पेयर मैंने पहले ही बोल दिया, ये पेयर में रहते हैं, आप समझ लेंगे पेयर में रहते हैं, टी और स्मॉल टी, इस तरह से समझेंगे आप। ये पेयर में टी टॉलनेस को दिखा रहा है, टी टॉलनेस को दिखा रहा है, और स्मॉल टी किसको दिखा रहा है, ड्रॉफनेस को दिखा रहा है। तो इस तरह से एक्सप्रेस होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जीन फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी 2 टाइप। तो देखिए, आप बताएंगे जीन किस तरह से कंट्रोल कर रहा है सेम कैरेक्टर को। मैंने अभी बोला स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में, एक ही जीन की एक ही फॉर्म है, लेकिन किस तरह से हैं, इनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जो कैपिटल टी जो अपने आप को शो कर रहा है, एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस रहते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। देखिए डोमिनेंट को हम कैसे डिफाइन कर रखा है, जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म even in presence of an alternative gene is known as dominant gene। बोला गया है कि वो जीन जो डिसाइड करता है कि अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, अपने अल्टरनेटिव जीन के होते हुए भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन।
जैसे कैपिटल लेटर में टॉल अभी मैंने बताया आपको, टॉलनेस जो टी कैपिटल टी रिप्रेजेंट करते, कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है करेक्टर शो कर रहा है। रेसेसिव में देखें ये जीन डिसाइड करता है अपीयरेंस, ये जब अपीयर हो, कब अपीयर होगा ये, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, इसके जैसा जीन अगर वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है तभी जाके ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं अगर स्मॉल टी और स्मॉल टी आइडेंटिकल एक जैसे होंगे तभी ये अपने आप को ड्रॉफनेस को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये आपने समझा डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब बात आती है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें दो आप हैं, एक तो है जेनेटिक जीनोटाइपिक कैरेक्टर, एक है फिनोटाइपिक कैरेक्टर। आप इसे सरलता से समझ लें। फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स कौन से हैं? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आपके हैं दोज कैरेक्टर ट्रेट्स विच इज विजिबल और ऑब्जर्वेबल, जो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेबल है, आप उसे आराम से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, उसे आप बोलोगे फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जैसे कि हाइट, आई कलर, शेप ऑफ नोज एंड चिन, दिस ऑल आर द फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जो अभी मैं डायग्राम में आपको शो करूंगा। इसके बाद आता है आपका जीनोटाइपिक कैरेक्टर। जीनोटाइपिक कैरेक्टर को आप वो हैं जो जीन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये 3 फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी। फर्स्ट वाला देखिए आप, ये देखिए कैपिटल टी, एक मिनट, ओके, ये कैपिटल टी देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे प्योर टॉल, होमोजाइगस टॉल भी बोल सकते हैं। होमो मतलब सेम, दोनों सेम है, और जाइगस टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आप इधर देखें कि स्मॉल टी ये प्योर ड्रॉफ है, होमोजाइगस ड्रॉफ। इस और इन दोनों का जो हाइब्रिड है इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों का मिक्सचर है क्या, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन इसमें डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी है, तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हाइब्रिड टॉल इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। ये दे रखा है आपको। अब फिनोटाइपिक कैरेक्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ थोड़ा सा हम एक टॉपिक और हमारा रह जाता है इसमें, ओके। एक हम पे और टर्म है जो मैं, क्योंकि F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, एक टर्म दो आएंगे आपके पास, फर्स्ट फीलर जनरेशन एंड सेकंड फीलर जनरेशन। इसको बहुत ईजिली आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम लोग अपने माता पिता के क्या हो गए, हम फर्स्ट जनरेशन हो गए उनकी। और उसी के बाद अगर हम बात करें F2 जनरेशन को, सेकेंड फीलर जनरेशन, इसमें जो ग्रैंड चाइल्ड जो हमारे बच्चे जो हो गए, जो ग्रैंड चाइल्ड है हमारे माता पिता के, वो F2 जनरेशन कहलाएंगे उनकी। तो इस तरह से आपसे सेकेंड फीलर जनरेशन। तो ये जो टर्म थी, इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको जेनेटिक्स में बताई। अब मैं कुछ आपको कुछ डायग्राम हैं जिससे आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स समझ में आए। जैसे ये देखिए, दैट इज़ वेरिएशन। आई कलर में आप देखिए डिफरेंट तरह की आई आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। आप देखिए सब में वेरिएशन देखने को मिला, कोई भी एक जैसी नहीं लग रही है। तो ये वेरिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये देखिए हमें टंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छा मिलता है। देखिए दो तरह की जो पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में टंग को देखा गया है। एक तो रोलिंग टंग हो गई आपकी, ये देखिए किस तरह से अलग अलग तरह से रोल कर लेते हैं। ये ज़्यादा 100 या 200 में एक बंदा आपको मिल जाएगा, या 50 में भी बोल दें हम तो बुरा नहीं होगा कि रोलिंग टंग वाले जनरली मिल ही जाते, बहुत जनरल कैरेक्टर है, मिल जाता है। और एक होगी आपकी नॉर्मल टंग। अब मैं दिखाता हूँ उसको। तो ये था नॉर्मल टंग का। अब हम बात करते हैं ईयर का। देखिए ईयर लोब, ये भी एक हमारा वेरिएशन ये देखने को मिलती है हमारी एक पॉपुलेशन में। ये भी हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। अब इसे देखिए, इसमें आपको ये डिटैच ईयर लोब दिख रहा है, जिसे हम ईयर लोब बोलते हैं। देखिए डिटैच पार्ट है, ये देखिए डिटैच पार्ट है, और ये अटैच पार्ट है, ये देखिए अटैच पार्ट। ये भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ इसके बाद देखिए एक मैंने इस तरह से आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, फादर, मदर और बेबी। इसमें आप सबसे पहले ध्यान देंगे हेयर कलर में। हेयर कलर आप देखते हैं जब दोनों फादर और मदर, इनका बेबी जो फर्टिलाइजेशन से आगे रिप्रोडक्शन के द्वारा आगे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो रखा है, तो इसमें आपका हेयर कलर देखिए तो कौन सा कलर जो फादर का जो हेयर कलर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, मदर का रेसेसिव था। बल्कि मदर का जीन भी यहाँ पे था एक्सप्रेस, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फादर के जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो फादर का कलर क्या है यहाँ पे बेबी में एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये था आपका जीनोटाइप। मैंने बताया देखो इस तरह ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। जीनोटाइप ही क्या करते हैं, फिनोटाइप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे एक कैरेक्टर आई कलर। आई कलर में देखिए मदर का आई कलर देख लिए ब्लैक है और फादर का ब्लू है।
लेकिन शो किसका हो रहा है बेबी में? मदर का हो रहा है, कि मदर का डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो हो रहा है। आई कलर का भी आप देखिए, डिम्पल यहाँ पे, एक डिम्पल भी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर आप मान सकते हैं। ये मदर में अगर डिम्पल बनते तो बेबी में भी क्या बन रहे हैं? यहाँ पे देखिए डिम्पल बन रहे हैं। ये कैरेक्टर भी शो हो रहा है बेबी में, जो बेबी में शो, जैसे ब्रॉड लिप हैं तो फादर के ब्रॉड लिप हैं, तो बेबी के भी आप देखिए ब्रॉड लिप हैं, देख सकते हैं आराम से। तो ऐसे आपको बहुत से कलर, स्किन कलर की बात की जाए तो मदर का कलर ही स्किन कलर जो कह रहा है बेबी शो कर रहा है, फादर का नहीं कर रहा है, स्किन कलर शो नहीं कर रहा। और तो ये इस तरह से आप इसको जेनेटिक्स को समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने कुछ आपको यहाँ पे डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन भी दिखा रखे हैं। अगर आप देखें ध्यान से, इसको समझें, तो ये है आपका चिन्ह। देखिए जो जनरल बहुत सी वेरिएशन है जो आप जनरली आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए ये क्लिफ्ट चिन्ह किसी में आपको देखने को मिलती है, इस तरह की चिन्ह क्लिफ्ट चिन्ह होती है, किसी में बिल्कुल नॉर्मल चिन्ह, नो क्लिफ्ट, कोई क्लिफ्ट नहीं बनता। देखिए विडो पीक, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए विडो पीक को, ये विडो पीक, एक मिनट, विडो पीक मैं इसको बोल रहा हूँ, ये जो इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, ये जो बीच में पीक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ बीच में, ये आपका हो गया विडो पीक। बट सब में विडो पीक नहीं, किसी में देखिए नॉर्मल, नो विडो पीक। अब देखिए डिम्पल की बात की जाती है तो ये डिम्पल्स हैं, किसी में फॉर्म्ड होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। ये भी क्या है? ये डोमिनेंट जीन है और ये रिसेसिव जीन है। ये अपने आप को अगर होगा किसी जनरेशन में तो अपने आप को शो करेगा, और ये होते हैं ये रिसेसिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे हेयर के कलर को देखिए, ब्राउन या ब्लैक हेयर कलर, ये डोमिनेंट जीन शो करते हैं, और रिसेसिव क्या है? ब्लॉन्ड हेयर। देखिए फ्रिंकल्स बोलते हैं, देखिए जैसे आप देखेंगे जो ये मोस्टली फेयर लोगों के ही में देखते हैं, रेड कलर के जो स्पॉट्स पड़े रहते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे ये फ्रिंकल्स भी क्या है? हमारा डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करता है। और ये आपके हो गए रिसेसिव जीन, ये भी फ्रिंकल्स जो शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिसेसिव जीन अपने पास वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाएगा जब आइडेंटिकल जीन उसका वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर डोमिनेंट जीन वहाँ पे रिसेसिव के साथ है तो डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये हमारे जेनेटिक्स का था। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है मेंडल्स लॉ। मेंडल के जो 2 लॉ हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। और ये इसके आगे के टॉपिक का मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।